हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सभी और कैसे चल रही है तुम लोगों की पढ़ाई। लास्ट क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट्स चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके थे। हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स के बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखे और देखा कि मेनली डिटर्मिनेंट्स के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का वेटेज ज्यादा रहता है। आज की क्लास में हम एक बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है मेट्रिसेस। क्या नाम है? मेट्रिसेस। ठीक है, अब ये जो मेट्रिसेस चैप्टर है ये थोड़ा बहुत डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा नहीं, एक बेसिक। ऐसा नहीं है कि डिटर्मिनेंट अगर अच्छे से नहीं पढ़ाए तो बिल्कुल मैट्रिसेस समझ में आएगा, ये नहीं आएगा, लेकिन कनेक्टेड है चैप्टर्स, क्योंकि मैथ्स में जनरली तुम देखोगे मैक्सिमम चैप्टर्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो कुछ टर्मिनोलॉजी डिटर्मिनेंट्स की यूज हो जाएगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना आना चाहिए, एक्सपांड करना आना चाहिए, वो सारी चीजें बेसिक जो है मैट्रिसेस में यूज होगी, उतना आता है। अगर ऐसा लग रहा है कि मैम डिटर्मिनेंट्स हमने लेट पढ़ा था या ज्यादा नहीं पढ़ पाए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैट्रिसेस बिल्कुल नया चैप्टर है और मैट्रिसेस को फुल फोकस के साथ पढ़ के हम लोग मैट्रिसेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ना कि केवल जेईई मेंस और एडवांस में, अपने बोर्ड्स में भी, है ना। आप 12th का सिलेबस पढ़ रहे हो तो दोनों एग्जाम्स के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करके हम इस सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैट्रिसेस में देखो बेटा, फर्स्ट टाइम ये टर्म सुन रहे हो तुम, मैट्रिसेस, है ना, और तुम लोग डेफिनेटली फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, क्योंकि अभी रिसेंटली एक बैच में मैं मैट्रिक्स पढ़ा रही थी तो मैंने मैट्रिक्स मूवी का एक कोट डाल दिया कि यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट बट यू कैन फील इट, इट्स एवरीवेयर। मैट्रिक्स एक बहुत फेमस मूवी है 1998 की, उसके बाद उसके 2 और पार्ट आए थे। मुझे लगा था कि इतनी फेमस मूवी है तो बच्चों ने देखी होगी, पर मुझे अब पता चला है कि तुम लोगों की जनरेशन ने ये मूवी नहीं देखी है, क्योंकि तुम ऑफ कोर्स उस मूवी के रिलीज होने के बाद पैदा हुए हो। तो अगर अच्छे से पढ़ाई करी और अगर अच्छे से एक अच्छा कॉलेज ले लिया तो फिर हम लोग एंड में ये डिस्कस करेंगे कि कॉलेज जाने से पहले कौन कौन सी मूवीज देखना बहुत जरूरी है। बहुत इंटरेस्टिंग मूवीज है, ठीक है। तो मैट्रिक्स का मैं कोई कोट नहीं डालने वाली हूं, तो मैट्रिसेस मैं मान के चल रही हूँ कि पहली बार तुमने ये शब्द सुना है, मैट्रिसेस, ठीक है। अब मैट्रिसेस पहली बार सुना है तो आज की क्लास में हमको क्या करना है भाई, कोई शब्द सुनते हैं, आप किसी से भी मिलोगे, आप सबसे पहले क्या करोगे, उससे जान पहचान बढ़ाओगे, है ना, उसको जानने की कोशिश करोगे कि भाई क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या है, बेसिक सारी चीजें क्या है। तो आज की क्लास वही रहने वाली है, हम मैट्रिक्स के बारे में सारी बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लास जाएगी, आपको सिर्फ हर डेफिनेशन को ध्यान से सुनना है और अपने नोट्स में डिलिजेंटली कॉपी करना है। जो डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखी रहेगी वो डेफिनेशन आपको अपने नोट्स में लिखते जाना है, और उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आपको पता है डाउट कैसे पूछने रहते हैं। आई बात समझ? ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हम सबसे पहले एब्रीविएशन देखेंगे मैट्रिक्स का, है ना, मैट्रिक्स क्या होता है, उसका एब्रीविएशन क्या होता है, फिर हम इक्वल मैट्रिसेस क्या होती है ये देखेंगे, हम सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे, और हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस के अराउंड, ठीक है। अगर टाइम मिला तो हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस भी करेंगे, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस भी करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये देख के कि मैट्रिसेस होता क्या है। आसान भाषा में बोलो तो मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर, इट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर। इसको हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर। एरे का मतलब अरेंजमेंट ही होता है, तो रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स फंक्शंस, इनको हम क्या बोल देंगे, मैट्रिसेस बोल देंगे, ठीक है। तो अ मैट्रिक्स इज एनी रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स रिटन विद इन ब्रैकेट्स, रिटन विद इन ब्रैकेट्स, ठीक है। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते कैसे हैं, तो नंबर्स को अरेंज करने के तरीके क्या है, ध्यान से सुनना। पीरियोडिक टेबल में तुमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है तो तुमने याद है हॉरिजॉन्टल चीजों को, हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोल दिया था रोज और वर्टिकल लाइंस को बोल दिया था कॉलम्स। वही चीज मैट्रिक्स में भी करेंगे हम, वही चीज मैट्रिसेस में भी करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोल देंगे रोज और वर्टिकल लाइंस को बोल देंगे कॉलम्स। तो जो भी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना है उसको हम लोग या तो एक ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे या फिर एक ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे,
है ना। जनरली ये वाला ब्रैकेट लिखा दिखता है, लेकिन ये ब्रैकेट दिख जाए तो ऐसा मत सोचना कि क्या नई चीज आ गई, ये भी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन ही है, ठीक है। और एक एक एलिमेंट्स को रोज और कॉलम्स में अरेंज करेंगे, रोज और कॉलम्स में अरेंज करेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। अब एलिमेंट्स की पोजीशन ढूंढने का अच्छा तरीका क्या है? एलिमेंट्स की पोजीशन ढूंढने का अच्छा तरीका है कि उसकी रो नंबर और कॉलम नंबर बता देना, उसका रो नंबर और कॉलम नंबर बता देना। तो मैं अगर बोल रही हूं कि एक एलिमेंट है जो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में है, तो आप बोलोगे कि रो है ये है फर्स्ट रो, ये है सेकेंड रो, ये है थर्ड रो। कॉलम है ये है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो जैसे ही मैंने बोला मुझे सेकेंड रो और थर्ड कॉलम पर पहुंचना है, तो आप बोलोगे सेकेंड रो में थर्ड कॉलम ये रहा मैम, ये रहा। आई बात समझ में? तो यानी कि हम हर एलिमेंट की पोजीशन का नंबर लिख सकते हैं, हर एलिमेंट की पोजीशन का नंबर लिख सकते हैं। तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा? A11। पोजीशन नंबर लिखूं अगर मैं तो A11, ये हो जाएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी A12, ये हो जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम A14। जब हम यहां पे आए तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है यानी A21, ये है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी A22, सेकेंड रो थर्ड कॉलम A23, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम A24, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31, थर्ड रो सेकेंड कॉलम A32, थर्ड रो थर्ड कॉलम A33, थर्ड रो फोर्थ कॉलम A34। ये हो गई हमारी मैट्रिक्स, ये हमारी मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। अब इसमें तुमको एक बात ध्यान देनी पड़ेगी कि किसी भी पोजीशन को लिखने के लिए हम हमेशा पहले उसका रो नंबर बोलते हैं फिर कॉलम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहले रो नंबर और फिर कॉलम नंबर। तो जितनी रो है और जितने कॉलम है उसको अगर मैं क्रॉस से डिनोट कर दूं तो इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैंने क्या किया? 3 रो लिखी, क्रॉस 4 कॉलम लिखे, 3 रो लिखी क्रॉस 4 कॉलम लिखे, तो आपके पास क्या चीज आ गई? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आपके पास क्या आ गया? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी अगर मैं तुमसे बोलूं कि बेटा एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, चलो इसके एलिमेंट्स लिखो, चलो इसके एलिमेंट्स लिखो। तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हुए मैं बोलूंगी फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा A11, सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा A12, थर्ड एलिमेंट हो जाएगा A13। कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा बताओ? कितने कॉलम है मैम? n कॉलम है। कितने कॉलम है? n कॉलम है। यानी कि यहां पे लास्ट एलिमेंट होगा A1n। कितने लोगों को यह बात समझ में आ गई? भाई जितने कॉलम है, ये है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, जितने कॉलम है वहां तक जाना चाहिए, ठीक? ओके, चलो सेकेंड रो हो जाएगी A21, A22, A23। कहां तक जाएगा? A2n। ठीक है। अब क्या m रोज पूरी लिखनी पड़ेगी? अगर मैं पूछूं रोज कितनी है तो तुम बोलोगे मैम ये है रो 1, रो 2 और जाते 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 आखिरी रो कौन सी होगी? mth रो। भाई जितनी रोज है, मान लो 3 रो है तो लास्ट रो हो जाएगी थर्ड रो, 4 रो है तो लास्ट रो हो जाएगी फोर्थ रो, तो m रोज है तो लास्ट रो हो जाएगी mth रो। तो ये लिखा हुआ है am1। भाई m रो है, फर्स्ट कॉलम है, m रो सेकेंड कॉलम, ऐसा करते करते लास्ट एलिमेंट हो जाएगा m रो nth कॉलम, m रो nth कॉलम। नीचे धीरे से लिख देना ये है m क्रॉस n मैट्रिक्स, ये है m क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, तो तुमने एक मैट्रिक्स देखी, तुमने एक मैट्रिक्स देखने के बाद ये पता लगाया कि उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस को रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइंस को कॉलम बोलते हैं।
ठीक है, इसका मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड होता है उसमें कितनी रो है और कितने कॉलम है उससे। हमेशा पहला वाला नंबर रो का होता है और दूसरा वाला नंबर कॉलम का होता है, दूसरा वाला नंबर कॉलम का होता है। चलो अभी के अभी मैं तुमको बनाने को बोल रही हूं। एक मैट्रिक्स बनाओ 3x1, एक मैट्रिक्स बनाओ 2x2, एक मैट्रिक्स बनाओ 2x3। ठीक है, लेट्स सी कितने बच्चे बना पाते हैं। लेट्स सी 3x1, मैम 3 रो है और 1 कॉलम है। तीन रो है और 1 कॉलम है, यानी कि ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। 3 रो 1 2 3 और 1 कॉलम A11 A21 A31, ये हो गया 3x1। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स 2 रो और 2 कॉलम A11 A12 A21 A22, ये है 2x2 मैट्रिक्स। 2x3 मैट्रिक्स 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम A11 A12 A13 A21 A22 A23, 2x3। बताओ कितने लोगों ने मैट्रिक्स तीनों समझ ली कि कैसे बनी है। मैं किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स बताना चाहूं तुम निकाल सकते हो। मैं बोलूं अगर 5x6 की मैट्रिक्स बनानी है तो अब तुम समझ गए 5 रो होंगी 6 कॉलम होंगे, एलिमेंट्स लिखते जाओ। A11 से लेके A16 तक, A51 से लेके A56 तक, आ गए 5 रो और 6 कॉलम वाली मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑर्डर का सिग्निफिकेंस समझ में आया। अरेंजमेंट है ना, देखो अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे हम लोग जब फ्री स्टाइल बैठते हैं तो ठीक है, लेकिन जब अरेंजमेंट में बैठते हैं ना, तो जैसे एग्जामिनेशन हॉल में तुम बैठते हो तो हर बच्चे को एक पोजीशन अलॉट की जाती है। तो ये अरेंजमेंट है ना, इसलिए हर पोजीशन का इंपॉर्टेंस है। 2 रो है तो 2 ही रो रहेगी, फिर किसी भी रो में 3 एलिमेंट्स नहीं, मतलब किसी भी कॉलम में 3 एलिमेंट्स नहीं दिखना चाहिए। कॉलम में एलिमेंट्स जो है वो रो के हिसाब से दिखते हैं ना। जैसे इस कॉलम में 2 एलिमेंट्स है, क्यों? क्योंकि 2 रो है। अब इस कॉलम में मैं बोल दू 3 एलिमेंट्स है, लेकिन रो तो 2 ही है, एडजस्ट कर लो, इसको यहां बिठा दो, ऐसा नहीं होगा। अरेंजमेंट है तो हर पोजीशन पे एक ही एलिमेंट रहेगा, हर पोजीशन पर एक ही एलिमेंट रहेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान से सुनना, है ना। मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर, इट हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता है ना कि हम डिटर्मिनेंट सोच के हमको लगता है ये भी एक नंबर है, इसको भी एक्सपांड कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, ये कोई नंबर नहीं है, ये सिर्फ नंबर्स का अरेंजमेंट लिखा हुआ है। तुम वो वाला काम नहीं कर सकते कि मैम देखो ब्रैकेट में थोड़ा इस तो डिफरेंस है ना, दोनों ब्रैकेट को स्ट्रेट कर दो तो बन गया डिटर्मिनेंट, एक्सपांड कर दो, नहीं। इट इज नॉट अ नंबर। जैसे मैंने डिटर्मिनेंट के बारे में बोला था, इट इज ऑलवेज अ नंबर। मैट्रिक्स के बारे में मैं बोल रही हूं और दिमाग में क्लियर रखना, इट इज नॉट अ नंबर। ये एक नंबर नहीं है, ये सिर्फ नंबर्स का अरेंजमेंट लिखा हुआ है। इसको तुम फाइनली ऐसा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं असाइन कर सकते कि ये मैट्रिक्स 4 के बराबर होगी, ये मैट्रिक्स 6 के बराबर होगी, नहीं। ऐसे के ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, बस ऐसे के ऐसे नंबर लिखे हुए हैं। आई बात समझ में? ठीक है, लेकिन डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है अगर उसमें रो और कॉलम बराबर हो तो, है ना। डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर होता है, 1x1 2x2 3x3, याद है ना, थोड़ा बहुत तो याद है ना। तो अगर मैट्रिक्स भी इस टाइप की हुई 1x1 2x2 3x3, तो उसका डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। वो बोला जाएगा द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो उसमें लिखा जाएगा, जैसे ये मैट्रिक्स है तो उसके आगे ये मॉड लगा दिया जाएगा डिटर्मिनेंट का साइन, है ना। इन जनरल हमको क्या गलती नहीं करनी है, हमको ये नहीं मानना है कि मैट्रिक्स एक नंबर है। तो अब तक हमने बहुत बेसिक चीज पढ़ी। मैट्रिक्स क्या है? इट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर। अरेंज कैसे करते हैं? रो और कॉलम की हेल्प से करते हैं। तो ऑर्डर जैसा एक शब्द डिफाइन किया गया जिसमें
टोटल नंबर ऑफ रोज इंटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं, ध्यान से बताना है ना, इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, मुझे कमेंट्स में दिख जाने चाहिए बेटा, है ना। और इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना, बचपन का क्वेश्चन है, बचपन में पढ़ते थे ऐसे कि 3 फ्लावर बेड है, बच्चों की ड्राइंग में बुक में, बच्चों की मैथ्स बुक में देखना है ना, फ्लावर बेड में 3 रो है और 4 कॉलम है और उसमें फ्लावर्स अरेंज्ड है, तो बताओ टोटल कितने फ्लावर्स हैं। सेम चीज हो रही है, सेम चीज हो रही है, जल्दी बताओ। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 6। तो क्या मैं बोल सकती हूं कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, ध्यान से सुनना, मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम, है ना। तो हम लोग एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंच गए। क्या कंक्लूजन है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन M cross N matrix is M into N। M क्रॉस N जानबूझ के नहीं लिखा वरना तुम कंफ्यूज हो जाओ। ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई नहीं करते थे, यहां पे 2 इंटू 3 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पे बताना जरूरी है कि रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछेगा कोई तो तुम बोल दोगे 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स है। आ गई बात समझ? यहां तक क्लियर है पूरी तरीके से? ठीक है, अच्छा रो को हम जनरली आई वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम को हम जनरली जे वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैट्रिक्स का एब्रीविएशन क्या होता है? मैट्रिक्स का एब्रीविएशन होता है, हम लिखते हैं AIJ। ध्यान से सुनना, ठीक है। मैट्रिक्स को हमने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, एलिमेंट है IJ। अब I क्या किसकी वैल्यू है? हम लोग अगर M क्रॉस N मैट्रिक्स लिख रहे हैं, M क्रॉस N मैट्रिक्स लिख रहे हैं, तो बताओ I किसकी वैल्यू है? I किसकी वैल्यू है? रो की वैल्यू। और J किसका वैल्यू था? कॉलम का वैल्यू। ठीक है, रो कितनी है टोटल? रो कितनी है? रो है मैम M, रो है M। तो I की वैल्यू क्या मैं बोल सकती हूं कि 1 से लेके M तक होगी। I की वैल्यू 1 से लेके M तक होगी। अगर M रो है तो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो से लेके M रो तक, पहली रो भी तो होगी ना, एक रो तो कम से कम होने वाली है। ठीक है, इसी तरीके से J है कॉलम का नंबर। कॉलम कितने हैं बेटा? कॉलम है N। तो J की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? मैम J की वैल्यू हो सकती है 1 से लेके N तक, 1 से लेके N तक। ठीक है, अब 1 से लेके M तक रो की वैल्यू है, 1 से लेके N तक कॉलम की वैल्यू है। यानी अगर मैंने लिख दी कोई मैट्रिक्स, ध्यान से सुनना, A बराबर ब्रैकेट AIJ, I वेरिंग फ्रॉम 1 to 3, J वेरिंग फ्रॉम 1 to 2, तो क्या मुझे तुम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हो? क्या मुझे तुम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हो? बिल्कुल मैम, मैट्रिक्स का ऑर्डर है, टोटल 3 रो है और 2 कॉलम है, यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2। मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2। और अगर इसके एलिमेंट्स लिखने का बोलो तो पहले I में 1, J में 1, फिर I में 1, J में 2, फिर I में 2, J में 1, I में 2, J में 2, फिर I में 3, J में 1, I में 3, J में 2। इसी तरीके से लिखोगे, इसी तरीके से लिखोगे। I की वैल्यू 1 से लेके 3 तक ले सकते हो तो केवल 1 2 3 ले सकते हो, और J की वैल्यू 1 से लेके 2 तक ले सकते हो तो केवल 1 और 2 ले सकते हो। तो हमेशा पहले I की वैल्यू लोगे फिर J की वैल्यू लोगे, I की वैल्यू लोगे फिर J की वैल्यू लोगे। ठीक है, आई बात समझ में?
है ना। द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स में बी रियल और कॉम्प्लेक्स, जरूरी नहीं है कि ये रियल नंबर ही हो, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लो एलिमेंट सारे रियल नंबर हैं तो उसको फिर हम बोल देते हैं रियल मैट्रिक्स, उसको हम क्या बोल देते हैं, रियल मैट्रिक्स। ऑल राइट, तो अभी तक दिमाग में सोचो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होती हैं, और एब्रीविएशन यानी मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखना है, ये पांचों चीजें अच्छे से समझ में आ गई है। अगर ये पांचों चीजें अच्छे से समझ में आ गई है तो कमेंट में एक बार बोल देना, है ना, बस स्प्राइट लिख देना, मैं समझ जाऊंगी कि क्लियर है, आई बात समझ में। कमेंट में एक बार बताना कि यहां तक बात समझ में आई या नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, कोई सोचने वाली बात नहीं है। तुम बोलोगे कि अगर एक मैट्रिक्स लिखी हुई है A11 A12 A21 A22 और दूसरी मैट्रिक्स लिखी हुई है B11 B12 B21 B22, तो हर एलिमेंट, क्योंकि ये बेटा अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट है, हर एलिमेंट अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, हर एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पहली बात तो अगर मैं बोल रही हूं कि A बराबर B है, इफ A और B मैट्रिक्स इक्वल है, तो सबसे पहली चीज A एंड B हैव सेम ऑर्डर, सबसे पहली चीज तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मान लो कि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, तो इसमें तो एक एक्स्ट्रा रो आ जाएगी, इसमें तो एक एक्स्ट्रा रो आ जाएगी, तो तुम इक्वल नहीं बोल सकते, है ना। तो अगर A और B मैट्रिक्स को बराबर बोलना है तो पहली बात दोनों का ऑर्डर बराबर होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर बराबर होना चाहिए। दूसरी चीज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ये करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग का मतलब है कि इसके अगर मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ले रही हूं तो इसके भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट को लूं और ये दोनों का वैल्यू बराबर होगा, तभी मैं बोल सकती हूं कि ये मैट्रिक्स इक्वल है ना। हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। तो आज के बाद अगर तुमसे कोई बोलेगा कि दो मैट्रिक्स बराबर है तो इसका मतलब दोनों के ऑर्डर भी सेम है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है और दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का वैल्यू भी सेम है, दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का वैल्यू भी सेम है। यानी अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि एक मैट्रिक्स है A बराबर ABCD, ऐसे लिख लो A-1 1B, और एक मैट्रिक्स है 2XY-3, ठीक है। अब अगर मैं बोल रही हूं इफ A इज इक्वल्स टू B, ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है, तो ADXY का वैल्यू क्या होगा, ADXY का वैल्यू क्या होगा। जल्दी से इसके आंसर्स कमेंट में लिखना, जल्दी से इसके आंसर्स कमेंट में लिखना। अगर A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो दोनों में अगर तुम इक्वेट करोगे तो ADX और Y का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर रहें, बताओ जल्दी। यस, क्या बोलोगे, आंसर आया?
कमेंट में मुझे आंसर दिखना चाहिए। बोलो 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 बच्चा। ए का वैल्यू क्या होगा भाई? अगर दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। मैम ऑर्डर तो सेम है, तो अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, यानी ए बराबर होगा 2, -1 बराबर होगा x, 1 बराबर होगा y और d बराबर होगा -3। सबका यही आंसर आया था, सबका यही आंसर आया था, है ना? a का वैल्यू 2, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 1, d का वैल्यू -3। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If a matrix has 8 elements, what are the possible orders it can have? अगर किसी मैट्रिक्स में टोटल 8 एलिमेंट्स हैं तो उसके ऑर्डर क्या हो सकता है? देखो, मुझे पता है कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं m इंटू n, ठीक है? तो m इंटू n का वैल्यू तुमको 8 दिया है और तुमसे पूछा है m और n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, ठीक है? यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या क्या हो सकते हैं। तो तुमको भी पता है कि m और n नेचुरल नंबर होना चाहिए भाई, आधी रो तो होती नहीं है ना, कि 2.5 रो है, 1.5 कॉलम है, ऐसा तो होने नहीं वाला है। यानी कि m और n दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। m और n दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए, तो बताओ कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 8 आता है? मैम m का वैल्यू 1 ले सकते हैं, n का वैल्यू 8 ले सकते हैं, 1 इंटू 8, ठीक है? फिर m का वैल्यू 2 ले सकते हैं, n का वैल्यू 4 ले सकते हैं, 2 इंटू 4, वो भी तो 8 होता है। फिर m का वैल्यू 4 ले सकते हैं, n का वैल्यू 2 ले सकते हैं, 4 इंटू 2, है ना? और फिर m का वैल्यू 8 ले सकते हैं, n का वैल्यू 1 ले सकते हैं, 8 इंटू 1। अब बच्चा बोलेगा मैम 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2 एक ही तो बात है। बेटा एक बात नहीं है, क्योंकि जब m को 2 लिया और n को 4 लिया, इसका मतलब है 2 रो और 4 कॉलम, और जब m को 4 लिया और n को 2 लिया, इसका मतलब है 4 रो और 2 कॉलम। ऑर्डर अलग अलग है, देख लो, यानी 2 अलग मैट्रिक्स है। तो अगर टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, अगर टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं? 1 क्रॉस 8 हो सकता है, 2 क्रॉस 4 हो सकता है, 4 क्रॉस 2 हो सकता है और 8 क्रॉस 1 हो सकता है। इतने ऑर्डर हो सकते हैं, 4 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2। 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनाना है, whose elements are given by aij is equals to 2i minus j। एलिमेंट्स दिए हैं aij बराबर 2i माइनस j से, और तुमको 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाना है, यानी 3 रो और 2 कॉलम। तो कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे इसमें? भाई एक तो a11 रहेगा, a12 रहेगा, a13 रहेगा क्या? नहीं मैम, कॉलम तो केवल 2 ही है, तो 2 तक सिमिट हो जाएगा, है ना, 2 तक रुक जाएगा। a21, a22, a31, a32। 6 एलिमेंट्स दिख रहे हैं सबको, 6 एलिमेंट्स दिख रहे हैं सबको, 3 रो के और 2 कॉलम के, है ना? तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फिर ये है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। ऑलराइट, अब एक बात बताओ, अगर एक तुमको इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन में तुम लेफ्ट हैंड साइड i की जगह 1 और j की जगह 1 रख रहे हो, तो तुमको राइट हैंड साइड भी i की जगह 1 और j की जगह 1 रखना चाहिए। भाई यही तो इक्वेशन के रूल होते हैं कि जो काम लेफ्ट हैंड साइड करो वही काम राइट हैंड साइड भी करो, यही बोलता है इक्वेशन।
है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आई की जगह 1 और जे की जगह 1 रखना है तो राइट हैंड साइड भी आई की जगह 1 और जे की जगह 1 रखोगे, जे की जगह 1 रखोगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड अगर आई की जगह 1 और जे की जगह 2 रख रहे हो तो राइट हैंड साइड भी आई की जगह 1 और जे की जगह 2 रखो। लेफ्ट हैंड साइड अगर आई की जगह 2 और जे की जगह 1 रख रहे हो तो राइट हैंड साइड भी आई की जगह 2 और जे की जगह 1 रखो। लेफ्ट हैंड साइड अगर आई की जगह 2 और जे की जगह 2 रखा है तो राइट हैंड साइड भी आई की जगह 2 और जे की जगह 2 रखो। लेफ्ट हैंड साइड अगर आई की जगह 3 है और जे की जगह 1 है तो राइट हैंड साइड भी आई की जगह 3 और जे की जगह 1 होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड अगर आई की जगह 3 है और जे की जगह 2 है तो राइट हैंड साइड भी आई की जगह 3 और जे की जगह 2 होना चाहिए। बस आ गए एलिमेंट्स। क्या है आपके एलिमेंट्स? 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी 1, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 2 4। ठीक है, अब इन एलिमेंट्स को हम मैट्रिक्स बना के लिख ले, मैट्रिक्स बना के लिख ले, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। 3 रो है 2 कॉलम है तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1 0 3 2 5 4। ये बन गई 3x2 मैट्रिक्स, ये बन गई 3x2 मैट्रिक्स। यानी आज के बाद तुमको जो भी ए आई जे के फॉर्म में इक्वेशन दी जाए तुम मैट्रिक्स का एलिमेंट निकाल सकते हो आई की वैल्यू और जे की वैल्यू रख रख के। कहां तक रखनी है? जितनी रो है और जितने कॉलम है। रो 3 थी तो आई की वैल्यू 3 तक रखी और जे रो कॉलम 2 थे तो जे की वैल्यू 1 और 2 दो रखी। आई बात समझ? ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? ओके, ये दो मैट्रिक्स तुमको इक्वल दी हुई है तो तुमको एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का वैल्यू निकालना है। ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, सबसे पहली चीज दो मैट्रिक्स इक्वल है तो हम क्या चेक करेंगे कि दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं, दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं। चलो बताओ, दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है। भाई पहली मैट्रिक्स में भी 2 रो है और 2 कॉलम है यानी 2x2 ऑर्डर है और दूसरी मैट्रिक्स में भी 2 रो और 2 कॉलम है यानी 2x2 ऑर्डर है। तो मैम ऑर्डर तो सेम है, ऑर्डर तो सेम है यानी अगली चीज कौन सी इक्वेट करनी है? दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। क्या इक्वेट करना है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट करें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो तुम बोलोगे मैम फर्स्ट एलिमेंट के बराबर यानी x प्लस वाई बराबर 4, सेकेंड जो है वो सेकेंड के बराबर यानी 2x प्लस जेड बराबर 7, थर्ड जो है वो थर्ड के बराबर यानी x माइनस वाई बराबर 0, फोर्थ जो है वो फोर्थ के बराबर यानी 2z प्लस डब्ल्यू बराबर। ये है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। इसमें से हमको एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है ना। चलो सॉल्व करो, पहले तुम ही लोग सॉल्व करो और बताओ क्या वैल्यू आ रही है। चेक करना साथ साथ, मैं भी सॉल्व कर रही हूं तुम भी सॉल्व करना। चेक करते जाओ, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू,
चेक करो, चेक करो सेम वैल्यूज आई है या नहीं। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3 और w की वैल्यू 4। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दिया, एलिमिनेशन से 2x आ गया 4 के बराबर, तो x आ गया 2 के बराबर। फर्स्ट इक्वेशन में x को 2 रखा तो y आ गया 2 के बराबर। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में x को 2 रखा तो z आ गया 3 के बराबर, और फोर्थ इक्वेशन में z को 3 रखा तो w आ गया 4 के बराबर। W आ गया 4 के बराबर। तो आज के बाद कभी भी दो इक्वेशंस को इक्वेट करने का बोला जाए तो खुशी खुशी कर लोगे इक्वेट, खुशी खुशी इक्वेट कर लोगे। ठीक है, चलो दोनों मैट्रिक्स फिर से इक्वल दी हुई है और तुमको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है ना। तो पहले तो दोनों का ऑर्डर चेक करेंगे। मैम ऑर्डर तो सेम है, देखो ऑर्डर ही सेम नहीं हुआ तो फिर इक्वलिटी की बात ही नहीं होगी, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है इक्वल होना। ऑर्डर सेम है, उसके बाद फिर तुम एलिमेंट्स को देखोगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 2x + 1 बराबर x + 3। ठीक है, यह है इक्वेशन 1। 3y बराबर y² + 2, ये है इक्वेशन 2। 0 बराबर 0, इक्वेशन 3 सबसे प्यारी है। ऐसी पूरी दुनिया होती तो कितना अच्छा रहता, 0 बराबर 0। ठीक है, y² - 5y बराबर -6, ये है फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाले हम लोग। 2x - x हो जाएगा 3 - 1। मैंने x को लेफ्ट हैंड साइड और 1 + 1 को राइट हैंड साइड भेज दिया, तो x हो जाएगा 2 के बराबर। x हो जाएगा 2 के बराबर। इक्वेशन 2 से तुम बोलोगे ये 3y को राइट हैंड साइड भेज दो, तो 0 बराबर y² - 3y + 2 है ना। इसको मैं लिख सकती हूं y² - 3y + 2 बराबर 0। बेटा क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन निकालना आता है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अगर फैक्टराइज करूं तो ये हो जाएगा y - 2 × y - 1 बराबर 0। तो y का वैल्यू हो जाएगा 1 और 2। भाई इक्वेशन 2 जो है वो, उसमें y की वैल्यू 1 पर भी LHS बराबर RHS आ रहा है और y की वैल्यू 2 पर भी LHS बराबर RHS आ रहा है ना। y की अभी 2 वैल्यूज मिल रही है। इक्वेशन 3 तो हमको खुश करने वाली है, इसमें तो कुछ सॉल्व करना ही नहीं है। चलो इक्वेशन 4 की तरफ देखो। इक्वेशन 4 की तरफ देखेंगे तो हमारे पास -6 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करो तो आ जाएगा y² - 5y + 6 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें फैक्टराइज करें तो आ जाएगा y - 2 × y - 3 बराबर 0, यानी y का वैल्यू है 2 और 3। y की वैल्यू 2 पर भी LHS बराबर RHS आ रहा है और 3 पर भी। अब देखो इक्वेशन 1 भी ट्रू होनी चाहिए, इक्वेशन 2 भी ट्रू होनी चाहिए, 3 तो है ही और 4 भी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, 1x की कौन सी वैल्यू के लिए ट्रू है, x बराबर 2 के लिए। 2 जो है वो y बराबर 1 और 2 के लिए ट्रू है, और 4 जो है वो y बराबर 2 और 3 के लिए ट्रू है। अगर मैं चाह रही हूं कि 2 और 4 से मुझे कॉमन आंसर चाहिए, क्योंकि 4 भी सही होना चाहिए और इक्वेशन 2 का भी आंसर मिलना चाहिए, तो y की कौन सी वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, इक्वेशन 2 को भी और इक्वेशन 4 को भी, y बराबर 2। तो फाइनल आंसर जब तुमसे कोई पूछेगा, जब तुमसे कोई फाइनल आंसर पूछेगा तो तुम बोलोगे मैम देखो x की वैल्यू तो 2 है पर y की वैल्यू भी हम केवल 2 ही ले सकते हैं, क्योंकि y = 2 ही है जो इक्वेशन नंबर 2 और 4 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है, हमने 3 और 1 क्यों नहीं लिया, ये समझ में आया। भाई y बराबर 1 में इक्वेशन 2 तो सेटिस्फाई हो जा रही है, 4 नहीं हो रही है ना। और ऐसे ही y बराबर 3 में 4 तो सेटिस्फाई हो जा रही है, 2 नहीं हो रही है, तो दोनों इक्वेशन का कॉमन आंसर ही लेना पड़ेगा इसमें। बताओ आई बात समझ? कॉमन आंसर क्यों लिया, ये बात समझ में आ गई? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। काफी डेफिनेशन वाला पार्ट है ये, लेकिन हर टर्म को समझना जरूरी है, इसलिए एक बार देख लेते हैं। रो मैट्रिक्स, नाम से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा है? रो मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक रो हो, ऐसी ऐसी एक सिंगल सी रो दिखे, एक सिंगल सी रो दिखे, उसको हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। तो इसमें रो तो केवल एक होती है, कॉलम एन हो सकते हैं, कॉलम एन हो सकते हैं। यानी अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ इस प्रकार का है 1 क्रॉस n, तो उसको हम क्या बोल देंगे? रो मैट्रिक्स, है ना। कभी कभी इसको रो वेक्टर भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना कि मैम ये रो वेक्टर, क्योंकि वेक्टर के टाइम रो वेक्टर पढ़ोगे तो तुम बोलोगे मैम ये तो क्या है, मैट्रिक्स जैसे ही लिखा हुआ है। आगे जाके एक्चुअली में मैट्रिक्स और वेक्टर्स कंबाइन होगा कॉलेज में जाके, ठीक है। तो वर्ड से कंफ्यूज मत होना, लिखने का तरीका वही है ना। जैसे कि अगर मैं एक मैट्रिक्स लिख रही हूं 1 2 -1 4, ये एक रो मैट्रिक्स है। अगर मैं एक दूसरी मैट्रिक्स लिख रही हूं 1 0 -1, ये भी एक रो मैट्रिक्स है। एक ही रो है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा होना चाहिए बस, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स अगर समझ में आया तो कॉलम मैट्रिक्स कौन सी बड़ी बात है, इसमें कॉलम एक ही होना चाहिए, यानी इसका ऑर्डर कुछ m क्रॉस 1 जैसा दिखना चाहिए, इसका ऑर्डर कुछ m क्रॉस 1 जैसा दिखना चाहिए। यानी ये मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से दिखेगी कि एक ही कॉलम रहेगा, रो जो है वो एक से ज्यादा होंगी। कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर, ठीक है। जीरो और नल मैट्रिक्स, ठीक है, जीरो और नल मैट्रिक्स। आइडिया लगाओ क्या होगा। एक मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट जीरो हो, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा। कॉन्टेक्स्ट पे कैसे डिपेंड करेगा, वो कंडीशन अप्लाई है, वो हम सीखेंगे। लेकिन हर एलिमेंट जीरो है तो उसको हम बोल देंगे नल मैट्रिक्स। जैसे कि ये 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की नल मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की नल मैट्रिक्स है। चलो ध्यान से देखो, एक और 0 0 0 0, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की नल मैट्रिक्स है ना। बस नल मैट्रिक्स की खासियत क्या है, इसका हर एलिमेंट जीरो होगा। इसको हम कैपिटल O से डिनोट करते हैं, कैपिटल O इंटू एम क्रॉस एन, कैपिटल O इंटू एम क्रॉस एन, है ना। एम क्रॉस एन इसका ऑर्डर है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या हो रहा है मैम, कॉलम जो है वो रो से ज्यादा है। ऐसी दिखेगी मैट्रिक्स, ऐसी दिख रही है, कॉलम जो है वो रो से ज्यादा है। तो तुम क्या बोल सकते हो, जिसमें n की वैल्यू m से ज्यादा हो, ऐसी सारी मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल होती है, ऐसी सारी मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल होती है। इनफैक्ट रो मैट्रिक्स भी एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, क्योंकि उसमें भी कॉलम जो है वो रोज से ज्यादा है, ठीक है। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स ऐसी दिखेगी, यानी रो की वैल्यू कॉलम से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। रेक्टेंगल की तरह सोचो तो लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से बड़ी होनी चाहिए। लेंथ नंबर ऑफ रोज से डिसाइड होती है, ब्रेड्थ नंबर ऑफ कॉलम से डिसाइड, ठीक है। तो तुम बोल दोगे मैम इसमें रोज जो है वो कॉलम से ज्यादा होनी चाहिए, रोज जो है वो कॉलम से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। एवरी रो मैट्रिक्स इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, अभी डिस्कस किया हमने। और कॉलम मैट्रिक्स जो है वो वर्टिकल मैट्रिक्स होगी। पर क्या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जरूरी है रो मैट्रिक्स हो? नहीं, रो मैट्रिक्स के लिए एक ही रो होना जरूरी है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में एक से ज्यादा रो हो सकती है, एज लॉन्ग एज वो नंबर ऑफ कॉलम से छोटी हो, ऐसे दिखना चाहिए, ठीक है। बेसिकली रो मैट्रिक्स बोल रही है कि एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 1 हो, ब्रेड्थ कुछ भी हो सकती है। और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोल रही है कि लेंथ और ब्रेड्थ कुछ भी हो सकती है, बट ये जो है इससे छोटा होना चाहिए, है ना। ओके, तो ये जो है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स तो है, लेकिन इसको तुम रो मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। आई बात समझ, ठीक है। टर्म समझ में आ रहे हैं, जो जो स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं हम। पहली पढ़ी रो, दूसरी पढ़ी कॉलम, तीसरी पढ़ी नल मैट्रिक्स, चौथी है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, पांचवी थी वर्टिकल मैट्रिक्स, ओके। छठी है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर हम सिंगल एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों
मैम बाकी जगह ऑर्डर m क्रॉस n से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो सिंगल एलिमेंट से स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? क्योंकि बेटा इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर होते हैं। स्क्वायर सोचो, स्क्वायर है तो लेंथ और ब्रेड्थ बराबर, यानी रोज और कॉलम्स बराबर। तो मैंने बोल दिया ऑर्डर 3, तो अब तुमको सोचना नहीं कितनी रो कितने कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। ऑर्डर 2 तो 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे पास एक 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 3 रो हो जाएंगी और 3 कॉलम हो जाएंगे, 3 रो और 3 कॉलम। nth रो की स्क्वायर मैट्रिक्स तो n रो और n कॉलम। ठीक है, आई बात समझ में? एक्चुअली में स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ज्यादा यूज आती है मैकेनिक्स और इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम में। थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम तुम्हारी एनसीईआरटी में भी होंगे, जेई में इतने ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी अगर सॉल्व करोगे तो उसमें एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम दिखने को मिलेंगे जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड होते हैं, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड होते हैं। ओके, अब स्क्वायर मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को हम ध्यान से देखें अगर, है ना, एक 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स लिख ली हूं मैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो इसमें एक तो तुमको दिख रहा है राइट हैंड के टॉप से लेफ्ट हैंड, उल्टा बोल दिया मैंने, लेफ्ट हैंड के टॉप से राइट हैंड के बॉटम तक 3 ऐसे एलिमेंट्स दिख रहे होंगे जिसमें आई और जे का वैल्यू बराबर आ रहा है। दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? ऐसा केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, बाकी नहीं होता है ना। इन तीनों एलिमेंट में आई और जे का वैल्यू बराबर आ रहा है। इन एलिमेंट्स को हम ai है ना, इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स, है ना। इन तीनों एलिमेंट्स को क्या बोल देते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। आई बात समझ में? तुम बोलोगे मैम स्क्वायर में डायगोनल तो ऐसा भी लिया जा सकता है। हम सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल की बात करते हैं और वो देखने का तरीका क्या है? आई और जे का वैल्यू जहां पे सेम है, 1 1 2 2 3 3। ठीक है, जिन एलिमेंट्स में आई और जे का वैल्यू पलट जाता है ना, यानी ए आई जे है एक एलिमेंट तो दूसरा एलिमेंट ए जे आई है, उन दोनों को आपस में बोलते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। यानी इधर देखो तुम, तो ये जो है तुम्हारे A31 A13 A32 A23, ये व्हाइट कलर वाले जो है इनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। कैसे एलिमेंट्स? कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। इनका रिलेशन क्या होता है? एक अगर ए आई जे है तो दूसरा हो जाएगा ए जे आई, है ना। रो और कॉलम नंबर इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो उसको बोला जाता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, है ना। यानी अगर मैं लिखूं सिग्मा, अगर मैं लिखूं सिग्मा ए आई आई, यानी कि A11 प्लस A22 प्लस A33 अप टू जहां भी तक भी ऑर्डर जा रहा है, तो इसको हम बोल देंगे ट्रेस ऑफ ए, जिसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, ट्रेस ए से, TRA से। 2 ए लिखने की जरूरत नहीं, TRA, TRA, ट्रेस ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने एलिमेंट्स के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ी? एक तो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं जो 1 1 2 2 3 3 4 4 वाले होते हैं, जो लेफ्ट हैंड के टॉप से राइट हैंड के बॉटम तक जाते हैं। उसके बाद हमारे पास, वैसे एक बात बताओ, कैमरा में तुमको ये वाला राइट हैंड दिख रहा है या लेफ्ट हैंड दिख रहा है? ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड के टॉप से राइट हैंड के बॉटम तक। उसके बाद हमने कॉन्जुगेट एलिमेंट्स पढ़े, कुछ नहीं, डायगोनल के इधर उधर वाले एलिमेंट, है ना। A12 तो A21, A32 तो A32 A23, A31 तो A13, AIJ तो AJI, ये होते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। और ट्रेस क्या होता है? ट्रेस होता है डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ दो, सारे डायगोनल एलिमेंट्स को जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा? ट्रेस, है ना। बेटा क्लास बहुत आसान है,
क्लास तुम्हारी एकदम प्योर डेफिनेशन वाली है, लेकिन ये टर्म्स याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए फोकस करके एक एक डेफिनेशन को पढ़ो और किसी भी डेफिनेशन में कोई डाउट हो तो उसको जरूर पूछना, है ना। तो फाइनली हमारा मैट्रिक्स का डिवीजन कैसे होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में हम कौन कौन से वो देखते हैं, ध्यान से सुनना। स्क्वायर मैट्रिक्स में कौन कौन सी कैटेगरी आती है। तो एक कैटेगरी होती है डायगोनल मैट्रिक्स की। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। ये डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो है उनको छोड़कर बाकी सारे जीरो हो जाए। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स तो जीरो होने ही चाहिए। इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, D1 D2, है ना, और ये दिखती कुछ इस तरीके से है, D1 D2 D3, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो। इस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, मैट्रिक्स में हम लिख देते हैं डायगोनल D1 D2 D3, है ना। यानी आज के बाद अगर मैं लिख रही हूं डायगोनल, ध्यान से सुनना, डायगोनल 1 2 3, यानी 3 डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 2 3। अब इसका मतलब 3 डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 3। भाई जितने डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उतना ही ऑर्डर होता है। 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स में 3 डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में 2 डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। तो तुम इस मैट्रिक्स को लिख सकते हो, तुम इस मैट्रिक्स को लिखोगे मैम डायगोनल एलिमेंट्स है 1 2 3, उसके अलावा बाकी सारे जीरो है। ठीक है, डायगोनल, अगली मैट्रिक्स देखो, डायगोनल 0 1 0, मैम डायगोनल एलिमेंट से 0 1 0, मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट से 0 1 0, उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो। तो डायगोनल मैट्रिक्स की खासियत क्या है, डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। मैम डायगोनल के एलिमेंट्स भी जीरो होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा तो होने ही चाहिए। कंपल्शन का मतलब समझो, कंपल्सरी होना चाहिए, डायगोनल्स पे कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में ही अगली आती है स्केलर मैट्रिक्स। है ना, ये वो मैट्रिक्स है जो डायगोनल मैट्रिक्स है, साथ ही साथ इसके डायगोनल एलिमेंट सेम है, यानी ये D1 D2 D3 इनका वैल्यू सेम है। तो डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग सेम डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग सेम डायगोनल एलिमेंट्स। यानी अगर मैं एक मैट्रिक्स लिख रही हूं 2 0 0 2, अगर मैं एक मैट्रिक्स लिख रही हूं 4 4 4 0 0 0 0 0 0, अगर मैं एक मैट्रिक्स लिख रही हूं -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0, ये सारी मैट्रिक्स किस कैटेगरी में आएगी, क्या ये डायगोनल है, हाँ है। डायगोनल के अंदर इनकी क्या खासियत है, मैम ये साथ ही साथ स्केलर भी है, यानी मैं ये बोल सकती हूँ एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल होंगी, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं हो सकती। ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, ये 1 2 3 लिखा हुआ है, कहां से डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो गए। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स रहेगी डायगोनल ही, लेकिन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स इक्वेट कर दो, स्केलर के बाद ही उसी के अंदर एक नया वो आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाम क्यों है आइडेंटिटी, आगे जाके पढ़ेंगे। इसको यूनिटरी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स डायगोनल भी है और स्केलर भी है, यानी इसके डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो भी है और डायगोनल्स के एलिमेंट सेम भी है, और साथ ही साथ वो 1 है,
साथ ही साथ वो क्या है, 1 है। तो अगर किसी स्केलर मैट्रिक्स में जो नंबर है डायगोनल का वो 1 हो जाए तो ऐसी स्केलर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम डिनोट करते हैं IN से, जहां पे n हो जाएगा इसका ऑर्डर। यानी अगर मैंने बोला I2 तो ये मैट्रिक्स है, I3 तो ये मैट्रिक्स है, I4 तो ये मैट्रिक्स है। ये है तुम्हारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये है तुम्हारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डायगोनल में 3 कैटेगराइजेशन समझ में आ गए। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम है, डायगोनल जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे 0 है, डायगोनल्स के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे 0 है। ठीक है। स्केलर जिसमें डायगोनल्स के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे 0 है और डायगोनल्स के सारे एलिमेंट सेम है। आइडेंटिटी जिसमें डायगोनल्स के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे 0 है, डायगोनल के एलिमेंट सेम है, साथ ही साथ 1 है, साथ ही साथ 1 है। ये हो गई तुम्हारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक एग्जाम्पल से बताती हूं ये दिखती कैसी है, उसके बाद हम इसको डिफाइन कर देंगे। 1 2 3 1 1 -1 0 0 0। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है इसमें। मैम इसमें हम देख रहे हैं कि डायगोनल और उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स जो है वहां पे कुछ दिक्कत नहीं है, वो एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल से नीचे वाले सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। डायगोनल से नीचे वाले सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। अब अगर मैं इसको डिफाइन करने का बोलूं, ध्यान से सुनना, ये एलिमेंट होता है A11 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, मुझे डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स पर फोकस करना है। क्या तुम बता सकते हो कि यहां पे रो और कॉलम्स में क्या रिलेशन है? ध्यान से देखो और आंसर करो। यहां पर रो और कॉलम्स में क्या रिलेशन है? क्या मैं बोल दूं कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा है? 2 1 यानी आई की वैल्यू जे से ज्यादा, 3 1 यानी आई की वैल्यू जे से ज्यादा, 3 2 यानी आई की वैल्यू जे से ज्यादा। डायगोनल में आई की वैल्यू जे के बराबर होती है और डायगोनल के ऊपर आई की वैल्यू जे से छोटी होती है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जहां पे ए आई जे 0 होगा। कब? जब आई की वैल्यू जे से ज्यादा हो, जब आई की वैल्यू जे से ज्यादा हो। ठीक है, तो A21 A31 A32 ये एलिमेंट सारे 0 हो जाएंगे, ये एलिमेंट सारे 0 हो जाएंगे। आई बात समझ? आ गई बात समझ? चलो इसी तरीके से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये ध्यान से देखो कुछ ऐसी दिखेगी, 1 1 2 -1 4 3 0 0 0। ऊपर के 3 एलिमेंट, डायगोनल के ऊपर के 3 एलिमेंट 0, नीचे के एलिमेंट्स चलेंगे, नीचे के एलिमेंट्स चलेंगे। ठीक है, ये मैट्रिक्स जो है इसको डिफाइन करने के लिए भाई ये एलिमेंट है A12 A13 और ये है A23। तो क्या मैं बोल दूं कि ए आई जे का वैल्यू 0 हो जाएगा जब जे का वैल्यू आई से बड़ा हो? जिस भी एलिमेंट में जे का वैल्यू आई से बड़ा है, जिस पोजीशन में कॉलम का वैल्यू रो से बड़ा है, वो पोजीशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये बन गई तुम्हारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये बन गई तुम्हारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बताओ बात समझ में आई या नहीं? जितने स्क्वायर मैट्रिक्स के क्लासिफिकेशन पढ़े हैं सारे समझ में आ गए? बताओ, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद डायगोनल के सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तुम्हारे पास,
उसके अलावा बाकी जो दोनों साइड है वो एलिमेंट 0 हो जाएंगे। ठीक है, डायगोनल में तुम्हारे पास आ जाएगा स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स जो है वो सेम होना चाहिए। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट सेम होने के साथ साथ 1 होने चाहिए। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एक है अपर ट्रायंगुलर और एक है लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर में aij 0 होता है जब i j से बड़ा होता है, और लोअर ट्रायंगुलर में aij 0 होता है जब i j से छोटा होता है। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो अब आता है नंबर ऑफ साइफर्स। साइफर्स फैंसी वर्ड है किसके लिए? साइफर का मतलब पता है? फैंसी वर्ड है किसके लिए? 0 के लिए एक फैंसी वर्ड यूज करना था तो हम साइफर यूज करते हैं। आहा, साइफर सुनने में अच्छा लगता है। ठीक है, नंबर ऑफ साइफर्स की बात हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, ऑनेस्टली आंसर करना है, एक n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे? सभी लोग आंसर करो। एक n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे? n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे? जरा बताओ, जरा बताओ। n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n स्क्वायर। मैम n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी कि n रो है और n कॉलम है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स कितने हो जाएंगे? n स्क्वायर। अच्छा, n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? अगर 2 ऑर्डर की है तो 2, 3 ऑर्डर की है तो 3, 4 ऑर्डर की है तो 4, यानी n ऑर्डर की है तो n, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डायगोनल ऑफ n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, n ऑर्डर के डायगोनल में, n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल में टोटल n एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगला क्वेश्चन ध्यान से आंसर करना क्योंकि तुम ही लोग आंसर करोगे। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन n ऑर्डर डायगोनल मैट्रिक्स। 2 मिनट का टाइम दूंगी, है ना? ये नहीं मान रही हूं कि मैं रिकॉर्डेड है, तो मैं तुमको टाइम दे रही हूं। मुझे कमेंट्स में इसके आंसर मिलने चाहिए। 1 घंटे का लेक्चर हुआ है, इस 1 घंटे के लेक्चर पे मुझे कमेंट्स में आंसर मिलना चाहिए कि अगर मैं एक n ऑर्डर डायगोनल मैट्रिक्स लिख रही हूं तो उसमें कम से कम कितने जीरो होंगे, कम से कम कितने जीरो होंगे। सोचो, लॉजिकल क्वेश्चन है, सोचोगे आंसर आएगा। ठीक है, टोटल तुम्हारे पास 30 सेकेंड्स कम हो गया ना, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम है, सोचो और आंसर करो, सोचो और आंसर करो। मैंने तुमको बता दिया टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, मैंने तुमको बता दिया डायगोनल में कितने एलिमेंट्स है। अब तुमको डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन सोच के आंसर करना है, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन सोच के आंसर करना है। यस, सभी के मुझे कमेंट्स में आंसर दिखने चाहिए, सभी के कमेंट्स में आंसर दिखने चाहिए। यस यस यस, आया किसी का आंसर? आया किसी का आंसर? देखो डेफिनेशन सोचो, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। टोटल एलिमेंट्स में से डायगोनल के एलिमेंट्स को हटा दो तो बचे हुए एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? n स्क्वायर में से n को माइनस कर दो, है ना? टोटल एलिमेंट्स में से डायगोनल के एलिमेंट्स को हटा दो तो बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे 0, तो बचे हुए जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? n स्क्वायर माइनस n। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं? ये बात समझ में आई या नहीं? आ गई समझ में? क्लियर है? ठीक है,
अगला क्वेश्चन पूछूं, अगला क्वेश्चन पूछूं, अगले क्वेश्चन के लिए रेडी रहो। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कम से कम कितने एलिमेंट जीरो होने चाहिए? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कम से कम कितने एलिमेंट जीरो होने चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये है डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये सारे जीरो होने चाहिए, है ना। कितनी सुंदर ड्राइंग बनी है देखो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नीचे वाले सारे जीरो होने चाहिए, नीचे वाले सारे जीरो होने चाहिए। इसमें एक छोटा सा कॉमन सेंस लग रहा है, पता नहीं तुम लोगों को समझ में आया या नहीं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर बताओ कितने एलिमेंट है और डायगोनल के नीचे बताओ कितने एलिमेंट है। इसी में देख के बताओ, इसी में देख के बताओ। डायगोनल के ऊपर 3 एलिमेंट है, डायगोनल के ऊपर 3 एलिमेंट है, डायगोनल के नीचे भी 3 एलिमेंट है ना। सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स में बताओ, डायगोनल के ऊपर 1 एलिमेंट है, डायगोनल के नीचे भी 1 एलिमेंट है। फोर्थ ऑर्डर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर 6 एलिमेंट है, डायगोनल के नीचे भी 6 एलिमेंट है ना। यानी अगर मैं nth ऑर्डर मैट्रिक्स की बात करूं तो डायगोनल के ऊपर और नीचे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, है ना। तो डायगोनल के ऊपर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट मान लो x है और डायगोनल के नीचे भी नंबर ऑफ एलिमेंट अगर x है, तो मुझे पता है कि 2x का वैल्यू n स्क्वायर माइनस n है, क्योंकि डायगोनल के अलावा बचे हुए एलिमेंट्स कितने होते हैं? n स्क्वायर माइनस n। यानी x का वैल्यू हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। डायगोनल के सिर्फ ऊपर या सिर्फ नीचे कितने एलिमेंट्स होते हैं? n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। और अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में यही होना चाहिए। अपर ट्रायंगुलर में नीचे वाला x जीरो हो जाने चाहिए और लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर वाले x जीरो हो जाने चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। बताओ ये वाली चीज समझ में आ गई? ये वाली चीज समझ में आ गई? डाउट है तो बता देना कि मैम इसमें डाउट है, हम लोग फिर से कर लेंगे, एक बार फिर से समझ लेंगे। वैसे मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है। देखो टोटल एलिमेंट्स होते हैं n स्क्वायर, डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं n, यानी डायगोनल को छोड़कर बचे हुए एलिमेंट्स है n स्क्वायर माइनस n। ठीक है भाई, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लो 16 है, डायगोनल में 4 है, तो बचे हुए एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 16 माइनस 4 यानी 12। जिस 12 में से 6 ऊपर होते हैं और 6 नीचे होते हैं, है ना। तो बचे हुए एलिमेंट्स n स्क्वायर माइनस n है, तो उसमें से n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 ऊपर और n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 नीचे। आधे ऊपर कर दो, आधे नीचे कर दो, क्योंकि ऊपर और नीचे बराबर एलिमेंट्स होते हैं। तो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होने चाहिए? n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। आ गई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ? ये हो गया मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, चलो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2 तरीके से सोचा जा सकता है। एक बोला जाता है कि डायगोनल मैट्रिक्स में कम से कम एक डायगोनल नॉन जीरो होना चाहिए, कम से कम एक डायगोनल एलिमेंट, है ना। और कई लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स कही जा सकती है, तो वो उसको हम ऐसा ले सकते हैं, अगर एक एलिमेंट को कम से कम नॉन जीरो मान रहे हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? n स्क्वायर माइनस 1। सारे एलिमेंट्स में से एक नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। चलो, हर स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एक डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। हर स्क्वायर मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एक डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है ना। तो उसको हम बोल देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट फॉर्म बाय एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए।
अगर किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, अगर किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया तो उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डिटर्मिनेंट के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आया तो उसको बोल देते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उसको बोल देते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, नल मैट्रिक्स जो है, एक स्क्वायर नल मैट्रिक्स लो तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है तो जरूरी नहीं है कि वो नल मैट्रिक्स हो, है ना। जैसे एक मैट्रिक्स लिख रही हूं मैं, बताओ इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा? डिटर्मिनेंट का वैल्यू आता है ना निकालना। अगर मैं बोलूं इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 2 × 3 6 - 2 × 3 6 यानी 0। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैट्रिक्स नल है, उसके सारे एलिमेंट 0 है। ये तो हमने डिटर्मिनेंट चैप्टर में देखा ही है भाई, किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आए तो जरूरी नहीं है उसके सारे एलिमेंट 0 हो। बहुत सारे रीजंस के कारण उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ सकता है ना। तो अगर किसी मैट्रिक्स के नल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा लेकिन मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम समझ लो कि मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो है वो नल मैट्रिक्स है। हाँ, इसको हम नाम क्या देते हैं? सिंगुलर। क्या नाम देते हैं? सिंगुलर, क्योंकि इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है। जिस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है उसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, उसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। आई बात समझ में? ठीक है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पर आ जाए। देखो, सबसे पहले कोई भी नई चीज पढ़ेंगे, आगे जाके हम बहुत सारे नए नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, हम वेक्टर्स पढ़ते हैं, है ना। वेक्टर्स में आप दो वेक्टर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखते हो, या फिर उसके बाद हम बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज पढ़ते हैं। हमेशा कोई भी नया टॉपिक पढ़ते हैं ना तो उसमें अलजेब्रा लगाने के देखना बहुत जरूरी है कि इसमें अलजेब्रा कैसे लगता है। इनफैक्ट हम फंक्शंस भी पढ़ेंगे तो हम सबसे पहली क्लास में यही देखते हैं कि दो फंक्शन को जोड़ा कैसे जाएगा, घटाया कैसे जाएगा, है ना। अगर हम वेक्टर्स भी पढ़ते हैं तो पहले ये देखते हैं जोड़ा कैसे जाएगा, घटाया कैसे जाएगा। बेसिक डेफिनेशन के बाद सबसे पहले अलजेब्रा ही आता है। तो मैट्रिक्स में भी पहले हमने सारे टाइप्स की मैट्रिक्स डिफाइन कर दी, बेसिक सारा समझ लिया। अब उनको जोड़ने घटाने का काम शुरू करना है। तो मैट्रिक्स एडिशन दुनिया की सबसे आसान चीज है। डिटर्मिनेंट जैसा दिमाग में बैंड नहीं बजाते हैं मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन बोलता है कि दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए पहले तो दोनों का ऑर्डर बराबर है या नहीं है चेक कर लो, है ना। क्योंकि ऑर्डर बराबर नहीं तो मैट्रिक्स जुड़ नहीं सकती, ऑर्डर बराबर नहीं है तो मैट्रिक्स जुड़ नहीं सकती। डिटर्मिनेंट में ऐसा था क्या? नहीं, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक नंबर है ना, उस नंबर का वैल्यू 4 है, इधर इस नंबर का वैल्यू 3 है, जोड़ दो। ऑर्डर क्या है उससे क्या मतलब? ठीक है, मैट्रिक्स जोड़ने के लिए ऑर्डर बराबर होना चाहिए, ऑर्डर बराबर होना चाहिए। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दो। क्या करेंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देंगे, यानी aij प्लस bij हो जाएगा। a11 में b11 जुड़ जाएगा, a12 में b12 जुड़ जाएगा, a13 में b13 जुड़ जाएगा, बस। ठीक है, तो मैट्रिक्स एडिशन दुनिया की सबसे आसान चीज है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो। सब्ट्रैक्शन में भी यही है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। बस ध्यान क्या रखना है? ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सेम। ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। अगर दो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a प्लस बी का ट्रेस जो है वो ट्रेस a प्लस ट्रेस b के बराबर होता है। ट्रेस a प्लस ट्रेस b के बराबर होता है, यानी इन दोनों के सम का डायगोनल एलिमेंट का सम, है ना। इंडिविजुअल डायगोनल एलिमेंट्स के सम प्लस इंडिविजुअल डायगोनल एलिमेंट्स के सम के बराबर होता है। वो सोचने वाली बात ही है, मतलब ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें बताने लायक। देखो, ए मैट्रिक्स अगर तुम्हारे पास है D1 0 0 D2, या 0 0 लेना जरूरी नहीं है, A B C D, और बी मैट्रिक्स है तुम्हारे पास EFGH, EFGH। ठीक है, तो A प्लस बी हो जाएगा A प्लस E, B प्लस F, C प्लस G, D प्लस H, है ना। तो इसका ट्रेस क्या हो जाएगा? डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो इसका ट्रेस हो जाएगा
a प्लस डी प्लस ई प्लस एच। ठीक है, अगर मैं बोलूं a का ट्रेस कितना है, a का ट्रेस कितना है, तो तुम बोलोगे मैम a प्लस डी। b का ट्रेस कितना है, तो तुम बोलोगे मैम e प्लस एच। दोनों को जोड़ो तो ट्रेस a प्लस ट्रेस b क्या हो जाएगा, a प्लस डी प्लस ई प्लस एच। एग्जैक्टली सेम चीज है, एग्जैक्टली सेम चीज है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव सुना है ना बेटा, ये अभी नहीं पढ़ रहे, अभी जो अलजेब्रा है ना ये हम अभी नहीं पढ़ रहे। हमने एक्चुअली देखो सबसे पहले नेचुरल नंबर बचपन में पढ़े थे, फिर हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना। फिर हम इंटीजर्स पढ़ते हैं, फिर हम इंटीजर्स को सीखते हैं जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना। ठीक है, फिर हम रैशनल नंबर्स पढ़ते हैं, फिर हम रैशनल नंबर में सीखते हैं जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना। फिर इरैशनल नंबर पढ़ते हैं, यानी बेसिकली कोई भी नई चीज पढ़ो तो पहले तो उसको जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना सीखते हैं, और साथ ही साथ ये देखते हैं कि जोड़ने पर कोई प्रॉपर्टी लग रही है क्या, यानी कि क्या a प्लस बी बी प्लस ए के बराबर है। अगर है तो कॉम्यूटेटिव, अगर है तो कॉम्यूटेटिव, नहीं है तो नॉन कॉम्यूटेटिव। तो मैट्रिक्स एडिशन हमारा कॉम्यूटेटिव होता है क्योंकि a प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होता है। यानी बेसिकली तुमने पहले कौन सी मैट्रिक्स लिखी है, बाद में कौन सी मैट्रिक्स लिखी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस में पड़ेगा, माइनस में बिल्कुल पड़ेगा। a माइनस बी बी माइनस ए के बराबर नहीं होगा। ये बात सबको समझ में आती है, क्योंकि नंबर्स ही नॉन कम्यूटेटिव होते हैं ना सब्ट्रैक्शन में। भाई 1 माइनस 2 2 माइनस 1 के बराबर नहीं होता है ना, तो नंबर्स ही बराबर नहीं होंगे तो मैट्रिक्स का कैसे बराबर हो जाएगा। अच्छा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या है भाई, अगर 2 प्लस 3 प्लस 5 लिखा है, 2 प्लस 3 प्लस 5 लिखा है और 2 प्लस 3 प्लस 5 लिखा है, तो तुम 2 में 3 को जोड़ के फिर 5 को जोड़ो, या 3 में 5 को जोड़ के प्लस 3 2 को जोड़ो, बात एक ही बननी है ना। 2 में 3 को जोड़ो तो कितना आएगा 5, 5 में 5 को जोड़ो 10, 3 में 5 को जोड़ो कितना आएगा 8, 8 में 2 को जोड़ो 10। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव। यानी सीक्वेंस, एक से ज्यादा मैट्रिक्स ऐड हो रही है तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पहले किन दो को ऐड करना है, फिर किन दो को ऐड करना है, ऐसा कर सकते हो तुम। ये है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, है ना। मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव, एज वेल एज एसोसिएटिव। ध्यान रखना ये सारी चीजें जब ही हो रही है जब ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम नहीं है तो हाथ खड़े कर लो कि हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। ओके, ठीक है। अब एक चीज आती है एडिटिव इनवर्स। याद ही नहीं है तुमको एडिटिव इनवर्स, याद है क्या, बताओ जल्दी। एडिटिव इनवर्स याद है क्या होता है? 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है मैम? 2 का एडिटिव इनवर्स होता है -2। एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको गिवन नंबर में ऐड करके आंसर आ जाए 0, जिसको गिवन नंबर में ऐड करके आंसर आ जाए 0। ठीक है, तो अगर a प्लस बी बराबर 0 है या b प्लस ए बराबर 0 है तो b हो जाएगा a का एडिटिव इनवर्स और a हो जाएगा b का एडिटिव इनवर्स, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे आंसर कितना आ रहा है, नल मैट्रिक्स। 0 यानी नल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को जोड़ने पे, देखो दो नंबर को जोड़ने पे 0 आना चाहिए, दो मैट्रिक्स को जोड़ने पे नल मैट्रिक्स आना चाहिए, दो मैट्रिक्स को जोड़ने पे नल मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, आ गई बात समझ में, है ना। अच्छा, मैट्रिक्स एडिशन में कैंसिलेशन लॉ एग्जिस्ट करता है, यानी a प्लस बी बराबर a प्लस सी है तो a से a कैंसिल होके तुम बोल सकते हो b और c बराबर है, b और c बराबर है। ठीक है, ऑल राइट, यहां तक क्लियर हो गया। ओके, 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कि वो ऑपरेशन उस एलिमेंट पर लगाने पर वो एलिमेंट वही का वही रहे। सोचने में वो लग रहा है मैम आपने कैसा डायलॉग मार दिया। मैं बोल रही हूं मैट्रिक्स में किस मैट्रिक्स को ऐड करने पर मैट्रिक्स वही की वही रहती है, तो तुम बोलोगे मैम नल मैट्रिक्स को ऐड कर दो। जैसे किसी नंबर में 0 को ऐड करो, नंबर वही का वही रहता है ना। तो मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को ऐड करो, मैट्रिक्स वही की वही रहेगी। तो 0 को हम क्या बोल देंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। मल्टीप्लीकेशन में नंबर्स में आइडेंटिटी एलिमेंट याद है क्या होता है? 3 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 3 रहे, 1, है ना। तो आइडेंटिटी वर्ड इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी वर्ड का मतलब है कि
कौन सा एलिमेंट में वो ऑपरेशन लगाने पर गिवन एलिमेंट चेंज नहीं हो। तो 0 में कोई भी मैट्रिक्स को ऐड करने पर मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं चेंज होता है, मैट्रिक्स ए की ए ही रहती है। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स समझ में आ गया और 0 का मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है ना, अब ऐड कर लिया है, सब्ट्रैक्ट कर लिया है, तो मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन दो तरीके से होता है ना, दो तरीके से। पहला तरीका होता है मैट्रिक्स, पूरी मैट्रिक्स में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, पूरी मैट्रिक्स में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। और दूसरा तरीका होता है दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करो। सेम चीज वेक्टर्स में भी पढ़ते हैं हम, किसी वेक्टर में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना या दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना, है ना। तो मैट्रिक्स में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, मैट्रिक्स में अगर मैं किसी नंबर k का मल्टीप्लाई करूंगी तो हर एलिमेंट में k का मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर एलिमेंट में k का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैट्रिक्स में अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया तो हर एलिमेंट में उस नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद है डिटर्मिनेंट्स में क्या होता था, डिटर्मिनेंट्स में किसी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई होता था, किसी एक रो या कॉलम में। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लाई किया तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स में 4 का मल्टीप्लाई किया तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में 4 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अगर तुम लिख रहे हो 3 इंटू ए प्लस बी तो इसको तुम लिख सकते हो 3a प्लस 3b। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 3 को हम एडिशन साइन के ओवर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3a प्लस 3b। ठीक है, ट्रेस ऑफ के ए हो जाता है k टाइम्स ट्रेस ऑफ ए, यानी मैट्रिक्स में नंबर का मल्टीप्लाई करके ट्रेस कैलकुलेट करो या ट्रेस कैलकुलेट करके बाद में नंबर का मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स, जैसे इस मैट्रिक्स में A दिया हुआ है 1 -2 2 3, तो क्या मैं बोल सकती हूँ 4a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4a का वैल्यू हो जाएगा a प्लस a प्लस a प्लस a, यानी कि 4 - 8 8 12। मैट्रिक्स में नंबर का मल्टीप्लाई कैसे होगा, वैसे। तो अगर मुझे नेगेटिव ऑफ ए चाहिए, भाई मुझे अगर a माइनस बी करना है तो b में मैं -1 का मल्टीप्लाई कर दूंगी और फिर ऐड कर दो, है ना। अगर मुझे -a चाहिए, a मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -1 2 4, तो -a मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, -1 1 -2 -4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a, -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a। -a लिखा हुआ है यानी -1 का a में मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 का a में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, आई बात समझ, ओके। तो चलो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तुमको एक रो मैट्रिक्स दी हुई है x 2y 3z, दूसरी रो मैट्रिक्स दी हुई है -2y z -x, और तीसरी रो मैट्रिक्स दी हुई है -z x y, और ये तीनों का सम तुमको दिया हुआ है -12 1 और 17 के बराबर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है x 2y 3z -2 का इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई यानी हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई, तो 2y 2z -2x। 3 का इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई यानी हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -3z 3x 3y इज इक्वल्स टू समथिंग। अब यहाँ पे मैट्रिक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट ही हो रही है ना, कैसे करते हैं मैम, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पहला एलिमेंट हो जाएगा x -2y -3z, दूसरा एलिमेंट हो जाएगा 2y -2z प्लस 3x, तीसरा एलिमेंट हो जाएगा 3x 3z -2x प्लस 3y। ये हो गया तुम्हारा -12 1 और 17 के बराबर। ठीक है, अब दो मैट्रिक्स इक्वल है यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, यानी मैं बोल सकती हूं x -2y -3z जो है ये -12 के बराबर है। ठीक है,
2y माइनस 2z प्लस 3x जो है ये 1 के बराबर है, और 3z माइनस 2x प्लस 3y ये 17 के बराबर है। ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे। ठीक है, बेसिकली एलिमिनेशन से कर सकते हो या क्रेमर्स रूल भी लगा सकते हो। क्रेमर्स रूल क्या बोलता है, x की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा x बाय डेल्टा, y की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा y बाय डेल्टा, और z की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा z बाय डेल्टा। सॉल्व करके मुझे इसके आंसर कमेंट्स में लिख के बताना है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे इसके आंसर कमेंट्स में जरूर लिख के बताना। ऑल राइट, ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन करते हैं। A प्लस 2B मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 0 6 माइनस 3 3 एंड माइनस 5 3 1, और 2A माइनस B मैट्रिक्स दी हुई है 2 2 2 माइनस 1 5 2 माइनस 1 6 एंड 0 1 2, देन फाइंड ट्रेस A माइनस ट्रेस B। बेसिकली तुमको इन दोनों इक्वेशन से ट्रेस A और ट्रेस B निकाल के माइनस करना है, ट्रेस A और ट्रेस B निकाल के माइनस करना है। तो एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, क्या मैं बोल सकती हूं कि ट्रेस ऑफ A प्लस 2B ये हो जाएगा ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ 2B? ट्रेस का एग्जाम्पल मैंने एडिशन में बताया था, ट्रेस ऑफ A प्लस B होता है ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B, यानी कि ये हो जाएगा ट्रेस A प्लस 2 टाइम्स ट्रेस B, है ना। क्यों मैम, अभी आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में लिख के बताया है अभी आपने कि ट्रेस ऑफ के ए होता है के टाइम्स ट्रेस ए, तो ट्रेस ऑफ 2B हो जाएगा 2 टाइम्स ट्रेस B। ठीक है, अच्छा ट्रेस ऑफ A प्लस 2B, इस मैट्रिक्स का ट्रेस है कितना, डायगोनल एलिमेंट्स का सम है कितना, 1 माइनस 3 1, तीनों का सम कितना हो जाएगा -1। तो ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, आई बात समझ में। इसी तरीके से सेकेंड वाली इक्वेशन देखो, ट्रेस ऑफ 2A माइनस B को क्या मैं लिख सकती हूं, ट्रेस ऑफ 2A माइनस ट्रेस ऑफ B, यानी हो जाएगा 2 टाइम्स ट्रेस A माइनस ट्रेस B। ठीक है, और ट्रेस ऑफ 2A माइनस B कितना है, इसका ट्रेस कितना है, तो 2 प्लस 2 4 माइनस 1 3। आ गई बात समझ, है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, ये है तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1, ये है तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सॉल्व करके तुमको ट्रेस A माइनस ट्रेस B निकालना है। तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करके उसमें से हम अगर सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 2 इंटू इक्वेशन 1, 2 इंटू इक्वेशन 1 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ट्रेस A प्लस 4 टाइम्स ट्रेस B इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, इक्वेशन 2 कितनी लिखी हुई है, 2 टाइम्स ट्रेस A माइनस ट्रेस B इक्वल्स टू 3। इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो तो तुम्हारे पास आ जाएगा 5 टाइम्स ट्रेस B इज इक्वल्स टू -5, यानी ट्रेस B का वैल्यू है -1, ट्रेस B का वैल्यू है -1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, ट्रेस B का वैल्यू है -1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आ जाएगा -1 इज इक्वल्स टू ट्रेस A प्लस 2 टाइम्स -1। ठीक है, इसको इधर ले गए तो तुम्हारे पास आ जाएगा -1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू ट्रेस A, यानी ट्रेस ऑफ A हो गया 1 के बराबर, ट्रेस ऑफ A हो गया 1 के बराबर। अब तुमको ट्रेस A माइनस ट्रेस B निकालना है, यानी कि
ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी, यानी कि 1 माइनस माइनस 1। कितना आ गया आंसर? 2। आंसर कितना आ गया? 2। तुम चाहो तो नॉर्मल मैट्रिक्स में भी अलजेब्रा लगा के ए और बी मैट्रिक्स निकालो और बाद में ट्रेस निकालो, एक ही बात पड़ेगी, है ना। वो वाली मेथड से तुमको अभी सॉल्व करके देखना है। वो वाली मेथड से तुम लोग अभी सॉल्व करके देखोगे जब तुम ए और बी मैट्रिक्स निकालोगे। कैसे निकालोगे? सेम यहां पे 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में किया तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, और मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई किया तो हर एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस कर दो। नहीं हुआ तो बताना, नहीं हुआ तो बताना, हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, चलो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर, है ना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। सिंगुलर यानी इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी बेसिकली तुमको x का वो वैल्यू निकालना है जिसके लिए डिटर्मिनेंट 3 ये 0 हो जाए, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे, x का वो वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे जिसके लिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए। ऑल राइट, ओके, है ना। पहले अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं कॉलम 1 पे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 1 यानी 4 प्लस एक्स। यहां पे आ जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 1 यानी 4 प्लस एक्स। यहां पे आ जाएगा 3 प्लस 2 माइनस 1 यानी 4 प्लस एक्स। बाकी दोनों एज इट इज रहेंगे। तो x प्लस 4 कॉमन ले लो फर्स्ट रो से, फर्स्ट कॉलम से। x प्लस 4 कॉमन लिया तो तुम्हारे पास बचा 1 1 1, x माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, 2x प्लस 2 2। ठीक है, रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दो और रो 3 में से भी रो 1 को माइनस कर दो। रो 2 में से रो 1 को माइनस किया और रो 3 में से भी रो 1 को माइनस किया, तो तुम्हारे पास रो 1 तो एज इट इज आ गई, इसमें से इसको माइनस किया तो आ गया 0 माइनस एक्स एक्स, इसमें से इसको माइनस किया तो आ गया 0 माइनस एक्स और 0। ठीक है, अब चाहो तो फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड कर दो, फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड कर दो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा x प्लस 4 इंटू 1 में मल्टीप्लाई होगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 0। तो या तो x का वैल्यू 0 है या x का वैल्यू -4 है। x का वैल्यू अगर 0 हुआ तो भी मैट्रिक्स सिंगुलर है और x का वैल्यू अगर -4 हुआ तो भी मैट्रिक्स सिंगुलर है। आई बात समझ में? ये मैंने इसलिए लिया ताकि समझ में आए कि किस तरीके से मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, है ना, क्योंकि थोड़ा सा अच्छे से समझने लायक टॉपिक वही है। आज की क्लास बेसिक डेफिनेशन वाली रहने देते हैं। आई होप कि सारी डेफिनेशंस अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लास थी, हर डेफिनेशन को समझना था। नंबर ऑफ साइफर्स वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो डाउट में जरूर पूछना। मैंने होमवर्क में तुमको 3 इक्वेशन सॉल्व करने को दी हुई है, वो नहीं सॉल्व हो तो डाउट में जरूर पूछना। मैट्रिक्स जिस बच्चे ने, जैसे मान लो डिटर्मिनेंट में थोड़ा नहीं पढ़ पाए, मैम ऐसा हो गया था वैसा हो गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज से मैट्रिक्स पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ो, 100% देके पढ़ना है ना। होमवर्क ले लो आज की क्लास का। होमवर्क में सबसे पहले हम क्या करेंगे? डीपीपी सॉल्व करेंगे। क्लास नोट्स में तो ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, डीपीपी पूरी सॉल्व करना है ना। एनसीईआरटी की मैट्रिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेना, एनसीईआरटी की मैट्रिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज कर लेना, है ना। डीपीपी पूरी सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी कर लेंगे। अभी मॉड्यूल से क्वेश्चन नहीं दे सकते हैं तो अभी इतना होमवर्क कंप्लीट करके रखना, ताकि बेसिक मैट्रिक्स के बेसिक में हमको कोई भी डाउट नहीं रहे। नेक्स्ट क्लास से हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो उस पर बहुत फोकस करके पढ़ना रहेगा। ठीक है बच्चा लोग, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे एवरीवन।